हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लासेज में मॉडल टॉपिक पढ़ रहे थे और मॉडल्स के काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर भी कर चुके थे। और मैं समझता हूं कि टॉपिक्स को जिनको हमने क्लियर किया था वो सभी आपने रिवाइज किए होंगे और रिवीजन करते समय आप उनके कंसेप्ट्स को और भी बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। देखिए, ज़्यादातर मॉडल्स के कन्फ्यूजिबल कंसेप्ट्स को भी हम कर चुके थे और मॉडल्स में भी हम कैन, मे, कुड और माइट यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। और लास्ट क्लास में हम अपना कंसेप्ट शैल और विल का स्टार्ट कर चुके थे। और शैल और विल, मैं आपको याद दिला दूं, शैल और विल के लिए हमने एक टेबल ड्रा की थी, एक पैटर्न ड्रा किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि शैल और विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर के रूप में भी किया जाता है और इनका प्रयोग मॉडल के रूप में भी किया जाता है। तो एक बार मैं उसे आपको रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां हमारे पास एक वर्ड तो है शैल और एक वर्ड है हमारे पास क्या, विल। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनका प्रयोग हम एक तो हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर के रूप में भी करते हैं और दूसरा इनका प्रयोग हम मॉडल्स के रूप में भी करते हैं। क्लियर यहां तक कंसेप्ट? अब आप देखिए, जब भी इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर के रूप में किया जाता है, ये आपको इंडेफिनिट सिचुएशन बताता है, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। और जब भी ये मॉडल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एक तो ये आपको बताता है डिटर्मिनेशन, ठीक है, या फिर आपको बताएगा ये वार्निंग के बारे में, और या फिर आपको बताता है थ्रेट के बारे में, और आपको बताता है ये प्रॉमिस के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप शैल और विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, जो कि आप जानते हैं फ्यूचर टेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल या विल का ही प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग मॉडल्स के रूप में भी होता है। अब एक ही वर्ड का प्रयोग अगर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के लिए होता है, अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली ही एक क्लास में वर्ब की फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने वर्ब की रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये फॉर्म्स हमने कंप्लीट की थी। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां फिफ्थ फॉर्म के लिए हमने पढ़ा था कि ये तीन कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करके बताती है। तीन कंसेप्ट कौन कौन से? एक तो ये इंटेंशन को बताती है, एक ये कंपल्सन को बताती है और एक ये पर्पज को रिप्रेजेंट करके बताती है। इंटेंशन के लिए हमने पढ़ा था कि इंटेंशन तो ये तब बताती है, अब हमें डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा ना, ये भाई फॉर्म तो है सिर्फ एक, फिफ्थ फॉर्म, लेकिन कंडीशन कितनी बता रही है? तीन कंडीशन बता रही है, इंटेंशन, कंपल्सन एंड पर्पज। अब अगर बात की जाए तो एक ही कंसेप्ट अगर, या फिर कोई एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस तीन तरीके से या एक से ज्यादा तरीके को या एक से ज्यादा कंसेप्ट्स को फॉलो करता है तो डेफिनेटली हमें वहां डिफरेंस करने की जरूरत होती है और ये एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है कि कब तो ये कौन सी कंडीशन बताएगा और कब कौन सी कंडीशन बताएगा। तो वहां भी हमने वर्ब की फॉर्म के लिए ये डिसाइड किया था कि जब भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इट इज रिलेटेड टू इंटेंशन, एंड व्हेनेवर वी यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैज, हैव एंड हैड, इट इज रिलेटेड टू कंपल्सन। ये हमने वहां पर डिस्कशन किया था। तो उसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि ये जब शैल विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं और मॉडल्स के रूप में भी आते हैं, देन हाउ कैन वी डिसाइड वेदर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मॉडल? तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है प्रयोग, इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा रहा है या फिर मॉडल के रूप में किया जा रहा है? तो देखिए, सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का प्रयोग करेंगे, ये आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है। और आप सब अच्छे प्रकार से जानते हैं आई और वी दोनों को हम फर्स्ट पर्सन के रूप में जानते हैं, ठीक है। और जस्ट अपोजिट हो जाता है यहां पर फिर विल क्या करता है? तो अब जैसे शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर के साथ आता है आई और वी के साथ, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जब भी बनाएंगे, शैल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब भी यूज करेंगे तो ये किसके साथ काम में आएगा? आई और वी के साथ। तो फिर विल किसके साथ आएगा? सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड एंड थर्ड पर्सन में कौन आते हैं? यू है सेकंड पर्सन, ही, शी, इट एंड दे है थर्ड पर्सन।
तो इनके साथ आप शैल और विल का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर। तो कहने का एक सिंपल सा मतलब ये निकलता है, सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको आई के साथ शैल लगा हुआ मिल रहा है तो आप ये तुरंत समझ जाइएगा कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस एंड इन दिस सेंटेंस वी कैन फाइंड अ कॉन्सेप्ट दैट इज इंडेफिनिट। ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस से संबंधित है और यहां ये किसको बता रहा है, इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सेकंड पर्सन यानी ही के साथ विल अगर हमें लगा हुआ मिल रहा है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये भी फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और सेंटेंस से किस कॉन्सेप्ट का पता लग रहा है, इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट का। बात आती है मॉडल्स पर कि कब ये डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, कब ये वार्निंग को रिप्रेजेंट करता है, कब थ्रेट को और कब प्रॉमिस को। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि ये जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ जब भी आप शैल का प्रयोग करेंगे तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहां ये किसका काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है। और जब भी आप फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड वी, तो आई और वी के साथ जब भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो समझ जाइएगा ये किसका काम कर रहा है, मॉडल का। और उस सेंटेंस से या तो डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट पता लग रहा है या फिर वार्निंग का या थ्रेट का या प्रॉमिस का। और लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार्निंग एंड थ्रेट। हालांकि अगर आपसे ट्रांसलेशन के लिए पूछा जाए तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वार्निंग और थ्रेट में क्या डिफरेंस है तो आप एक्सप्लेन करने की बजाय सीधा एक कंसेप्ट होता है हमारे पास। जब भी पूछा जाता है कि इनका डिफरेंस बताइए, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम तुरंत उनका ट्रांसलेशन करके बता दें कि सर ये डिफरेंस है इनमें। जैसे अभी आपसे पूछो क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आप मेरे ख्याल से आपका एक ही जवाब होगा कि सर वार्निंग का मतलब चेतावनी और थ्रेट का मतलब धमकी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये तो ट्रांसलेशन हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लूं तो बताइए चेतावनी और धमकी में क्या डिफरेंस है, तो फिर अब ये थोड़ी कह देंगे सर चेतावनी यानी वार्निंग और धमकी यानी थ्रेट। एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना हमें। तो ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको बता ही दिया था कि थ्रेट का मतलब है जब डूअर और स्पीकर दोनों एक ही हो, किसी कार्य को करने वाला और कहने वाला एक ही हो। जैसे मैंने एग्जांपल भी देकर आपको बताया था आई विल किल यू, तो ये क्या है, थ्रेट का एग्जांपल है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में डूअर कार्य को करने वाला कोई और हो और स्पीकर कोई और हो तो वो केस होता है किसका, वार्निंग का केस होता है। किसका केस होता है, वार्निंग का। जैसे कि आपको हिदायत दी जाती है या कहीं जाने की, जैसे अब कोई कहने वाला आपसे, अब जैसे अभी इसमें कोरोना काल में आपसे कहा जाता है लॉकडाउन के दौरान कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क का यूज कीजिए, तो ये सब आपको क्या दी जा रही है, चेतावनी या धमकी? आपको वार्निंग दी जा रही है, आपको हिदायत दी जा रही है एक प्रकार से कि अगर आप इनके बिना बाहर निकले तो फिर आपके भी भय है कि कोरोना हो जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वार्निंग और थ्रेट दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ, मैंने कल भी आपसे कह दिया था कि आपसे सिर्फ ब्लैंक फिल करवाएं एग्जाम में, जरूरी नहीं ब्लैंक ही फिल हो, आपसे वहां कोई सेंटेंस देकर और फिर यह भी पूछा जा सकता है विच कंसेप्ट और विच नोशन इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस, यानी कौन सा कंसेप्ट और नोशन यूज किया जा रहा है। तो हमें इनमें डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट में हम यहां तक पहुंच चुके थे और मैंने आपको कहा था कि एक सिचुएशन हमारे यहां होती है इंडेफिनिट, यानी सेंटेंस इंडेफिनिट कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा आपके डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यह भी ऐसा ही वर्ड है जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। तीसरा कंसेप्ट आपका है डेफिनिट जो निश्चित है, और चौथा कंसेप्ट मैंने आपको लिखवा दिया था प्लान्ड, यानी जो शेड्यूल्ड है, पहले से ही जिसकी प्लानिंग तय है। अगर मान लीजिए इनसे ये जो भी कंसेप्ट हैं ये कौन से कंसेप्ट से संबंधित हैं, फ्यूचर से संबंधित यदि हैं, किससे संबंधित हैं, फ्यूचर से संबंधित यदि हैं, तो अब सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएं कि सेंटेंस में कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, इंडेफिनिट कंसेप्ट है, डिटर्मिनेशन है, डेफिनिट है या फिर प्लान्ड है। क्यों पता लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी हम एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग यहां कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था इंडेफिनिट सिचुएशन जब होती है तब तो आप शैल और विल का प्रयोग करते हैं एज अ
हेल्पिंग वर्ब। किसके रूप में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। और डिटर्मिनेशन जब रिप्रेजेंट करना हो तो आपको शैल विल का प्रयोग करना होगा एज अ मॉडल। तो किसके रूप में यूज करना होगा? मॉडल के रूप में यूज करना होगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो अभी हमने डिस्कस किया था कि शैल विल जब भी आते हैं तो शैल का प्रयोग तो होता है फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का होता है सेकंड एंड थर्ड के साथ। लेकिन जब भी हम इसे मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया है कि शैल होता है प्रयोग सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और विल का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। तो दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस इंडेफिनिट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तो आप शैल और विल का एप्रोप्रिएट यूज कर पाएंगे। फिर आते हैं डेफिनिट कंसेप्ट पर। अगर सेंटेंस से किसी कार्य के निश्चित रूप से होने का पता लग रहा है तो कल मैंने आपको बता ही दिया था, हम यूज करते हैं किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी का। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर यहां तक? लेकिन अगर कोई प्लान्ड एक्टिविटी है यानी शेड्यूल्ड है, पहले से ही तय की हुई है, पहले से प्लानिंग है उसकी और पहले से शेड्यूल किया गया है, निश्चित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में हमें प्रयोग करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब बात आती है कि चलिए ये तो पता लग गया हमें कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा कंसेप्ट हमें यूज करना होगा। फॉर इंडेफिनिट कंसेप्ट एंड नोशन वी हैव टू यूज शैल एंड विल एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड टू इंडिकेट डिटर्मिनेशन वी हैव टू यूज शैल एंड विल एज अ मॉडल। To indicate definite situation, we have to use present continuous tense, and for planned activity, we use present indefinite tense. तो ये तो हमें पता लग गया, लेकिन अब सेंटेंसेज में कैसे इसे अप्लाई करें तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। सिंपल आपकी लाइफ से ही एक एग्जांपल उठाकर मैं आपको बता देता हूं, या फिर मैं ये कहूं कि कहीं पर भी आप जैसे मूवी देखते हैं या कोई भी सीरियल देखते हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी देखते हैं, तो उससे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य के करने के बारे में, अभी सिर्फ आपने ऐसे कहा है, इसको सेंटेंसेज में बोल रहा हूं आपके सामने, उन पर ध्यान दीजिएगा। आपने कहा कि मैं ये कार्य करूंगा, सिर्फ इतना सा कहा, मैं ये कार्य करूंगा। एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा सेंटेंस है आपका, मैंने सोच लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं ये कार्य करूंगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो सिर्फ आपने कहा मैं ये कार्य करूंगा, तो मेरे ख्याल से आप फ्यूचर में किसी कार्य को करने की कह तो रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे निश्चित हो सके कि इट इज डिटर्मिनेशन से रिलेटेड सेंटेंस है आपका, या फिर कह सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू डेफिनिट सिचुएशन और इट इज रिलेटेड टू प्लान्ड एक्टिविटी। हम ये निश्चित रूप से कह नहीं सकते। तो सिंपल सा मतलब है, जब भी हम ये कहें मैं जयपुर जाऊंगा, आपने सिर्फ इतना सा कहा मैं जयपुर जाऊंगा, तो ये कौन सा आपको कंसेप्ट रिप्रेजेंट करके बता रहा है? तो सिंपल सी बात है कि जयपुर जाऊंगा ये सोच तो रखा है, लेकिन अभी इसमें कोई डेफिनिट सिचुएशन नहीं है और डेफिनिट नहीं है, सो दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंडेफिनिट कंसेप्ट। तो ये इंडेफिनिट कंसेप्ट को बताता है। लेकिन आप कहते हैं मैंने सोच लिया है मैं जयपुर जाऊंगा, अब ये सोच तो लिया है लेकिन अभी भी कार्य का होना तो इतना निश्चित नहीं है। तो अब आपने सोचा है, इसीलिए ये आपने निश्चित किया है, तो ये सेंटेंस डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं ना मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है, लेकिन आपके निश्चित करने से कोई कार्य हो जाएगा, ये निश्चित है क्या? नहीं है निश्चित। वो तो जब एक्टिविटी कोई उससे संबंधित स्टार्ट होगी तभी तो आप उसे निश्चित मानेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं अगले वीक जयपुर जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने जयपुर जाने के टिकट बुक करवा लिया है, तो टिकट अगर बुक हो गया है तो मेरे ख्याल से टिकट बुक होने के बाद में हो सकता है वहां लास्ट में जाकर आप प्लान कैंसिल कर दो, अपना लास्ट में जाना कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि टिकट अगर बुक हो चुका है तो आपका जाना भी निश्चित हो चुका है, तय है ये। तो ये डेफिनिट कंसेप्ट को बताता है। और जब भी हम कहें कि वहां पर जयपुर में इस डेट को जाऊंगा, फिर जाकर वहां पर ये काम करूंगा, फिर उसके बाद में ये काम होगा, तो ये पूरा क्या है? एक शेड्यूल है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में कभी भी, जैसे माता पिता को चिंता रहती है अपने बच्चों की शादी की, तो आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अगले साल तो इसका भी विवाह हमें करना होगा, या अगले साल इसका विवाह कर देंगे। तो अगले साल विवाह कर देंगे सिर्फ सोचा ही तो है, अभी इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की निश्चितता या किसी प्रकार की डेफिनेट सिचुएशन या कोई प्लान्ड एक्टिविटी है क्या? कुछ नहीं है। तो यह सेंटेंस कहलाता है इंडेफिनिट सिचुएशन रिप्रेजेंट करने वाला, और इसके लिए आपको शैल और विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होगा। ठीक है, अब बात आती है जब वो माता पिता ये कह देते हैं कि हमने सोच लिया है, अब हमने भी निश्चित कर लिया है कैसे भी करके अगले साल तक तो इसका विवाह करना ही है। तो अगले साल तक विवाह करना, इसका मतलब इस साल भी कर सकते हैं, अगले साल भी कर सकते हैं, अगला वर्ष जब तक खत्म होगा तब तक। तो ये हो जाता है डिटर्मिनेशन। इस पर ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेशन एंड डेफिनेट दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो निश्चित कर लिया, हमने निश्चित कर लिया है, ये निश्चित हो चुका है। जब भी हम ऐसा कहते हैं तो उस कंडीशन में ये डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और डिटर्मिनेशन के लिए आपको पता है कि शैल और विल का प्रयोग होता है किसके रूप में? मॉडल के रूप में। शादी तय हो गई और शादी के कार्ड छप गए, कार्ड छप गए, तो अब ये कार्य कैसा है भाई? अब तो शादी होगी। वो बात अलग है कि जैसे कि अभी मार्च में जब अपने ये लॉकडाउन हुआ तो उससे पहले कईयों के कार्ड छप गए थे, लेकिन फिर भी कैंसिल हो गई थी शादी। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन कार्ड छपने से काफी निश्चितता तो हो गई है, और काफी निश्चितता हो गई है तो इसे डेफिनेट सिचुएशन में कहा जाएगा। और डेफिनेट सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसी प्रकार से जब शादी के कार्ड में आप देखेंगे तो वहां प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं उनकी लिस्ट होती है, पूरा एक शेड्यूल होता है। इस दिन ये प्रोग्राम है, इस दिन भात है, इस दिन बारात आएगी, फिर इस दिन दुल्हन विदा होगी, सब कुछ होता है, शेड्यूल्ड होता है। और वो शेड्यूल्ड जो होगा उसे हम कहते हैं प्लान्ड एक्टिविटी, यानी पूरी प्लानिंग है, पूरा एक शेड्यूल है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ऑफिस वर्क के लिए आप कहीं जा रहे हैं कि मैं ऑफिस वर्क के लिए जा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कहीं अपने विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, पहले से प्लानिंग होती है उसकी, अगर तो उस कंडीशन के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी जानते हैं, ज्यादातर न्यूज़पेपर में जब न्यूज आती है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इस ऐसी एक्टिविटीज के लिए ही किया जाता है। क्लियर? तो अभी एक बार सेंटेंसेज और मैं आपको दूं, तो अभी मैंने जो कुछ बताया है, तो जो अभी जो कुछ बताया है उसको ध्यान में रखते हुए आप उन सेंटेंसेज में अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। याद रखिएगा, अगर आपको रिवाइज करना है तो एक बार इसे आप रिवाइज कर लीजिए। इंडेफिनिट के लिए शैल विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डिटर्मिनेशन के लिए शैल विल मॉडल के रूप में, डेफिनिट एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, और प्लान्ड एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? चलिए अब इसे अप्लाई कीजिए आप। मैं कुछ सेंटेंसेज लिख रहा हूं, वहां आपको ध्यान देना है। आई यहां ब्रैकेट में है आपके सामने, गो टू जयपुर इन नेक्स्ट वीक। ये आपके सामने सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, I have decided that Jaipur in next week, और नेक्स्ट है I to Jaipur next week, so I have booked my tickets. I go to Jaipur in next week for ऑफिस वर्क। ठीक है, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, और मेरे ख्याल से जो अभी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था उसको ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए तो ये आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे, और ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, और आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला सेंटेंस देखिए,
देखा जाए तो इसमें भी आपके क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट वीक, दूसरे में भी नेक्स्ट वीक दे रखा है आपको, तीसरे में भी आपको नेक्स्ट वीक दे रखा है, और अगर फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं तो फोर्थ में भी आपको दे रखा है क्या, नेक्स्ट वीक। चारों में आपको नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे रखा है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो फ्यूचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि ये फ्यूचर को कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में किसी एक्टिविटी का होना बता रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट किससे संबंधित है, फ्यूचर से। फ्यूचर से संबंधित तो हैं ये चारों कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी चारों में एक समान वर्ब का प्रयोग आप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हमें बताएगा कि किस प्रकार का कॉन्सेप्ट किस सेंटेंस में एप्रोप्रिएट होगा। पहला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट वीक के अलावा आप देखिए इसमें और कोई कॉन्सेप्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि सर नेक्स्ट वीक के अलावा तो और कोई कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ फ्यूचर कॉन्सेप्ट को ही रिप्रेजेंट करके बता रहा है, और कोई हमें ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे रहा जिससे हम डिटर्मिनेशन डिसाइड कर सकें या डेफिनेट कॉन्सेप्ट डिसाइड कर सकें या फिर प्लान्ड और शेड्यूल्ड एक्टिविटी को डिसाइड कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। और जब इन तीनों में से कुछ नहीं मिला तो फिर बचा कौन, इंडेफिनिट सिचुएशन। और इंडेफिनिट के लिए शैल विल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो फिर आई के साथ क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए लगाएंगे क्या, शैल। और शैल चूंकि मॉडल का काम भी करता है और ये अपने बाद हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म लेता है, तो गो खुद रूट फॉर्म है, तो हम यह रूट फॉर्म के रूप में गो का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, आप अगले सेंटेंस में नेक्स्ट वीक तो लिख रहे हैं, लेकिन साथ में आई हैव डिसाइडेड ये भी आपने लिखा है। आई हैव डिसाइडेड इसका मतलब है स्पीकर डिसाइड कर चुका है, और स्पीकर यानी जो कि डूअर है, डूअर भी यहां पर वही है आई, तो स्पीकर और डूअर दोनों सेम ही है। तो इसमें जिसने डिसाइड किया है वो ही एक्टिविटी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा, तो ये तो डिटरमाइन कर चुका है, तो डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिटर्मिनेशन होने की वजह से आप यहां शैल और विल का ही प्रयोग करेंगे करने को, तो लेकिन किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मॉडल के रूप में। और जब आप शैल विल का प्रयोग मॉडल के रूप में करते हैं तो यहां दे रखा है आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज होगा, विल, और विल के बाद वर्ब की रूट फॉर्म, और रूट फॉर्म के रूप में आ जाएगा गो। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो टू जयपुर इन नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस देखिए, आई को ही कोई एक्शन करने के लिए कहा जा रहा है और वो नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन साथ में उसने एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी यहां यूज किया है और कह रहा है आई हैव बुक्ड माई टिकट्स। तो बुक्ड माई टिकट्स की बात कर रहा है, टिकट बुक कर चुका है, और टिकट अगर बुक हो चुके हैं तो लास्ट में भले ही कैंसिल हो जाओ, क्या फर्क पड़ना है, लेकिन अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि भैया अब तो ये नहीं मानेगा, अब तो ये निश्चित रूप से जाएगा क्योंकि इसने टिकट बुक करवा ली है। तो इसका मतलब है दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू डेफिनिट कंडीशन, और डेफिनिट कंडीशन होती है तो आप कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। सो माय डियर, इन दिस सेंटेंस आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, एम, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी, तो रूट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हुए एम गोइंग का प्रयोग आप करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा आई एम गोइंग टू जयपुर। जैसे आप मान लीजिए आप खुद भी बोलते हैं अपनी लाइफ में, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है इसमें, आप खुद अपनी लाइफ में काफी चीजें ऐसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थीसिस जमा करवानी है आपको, तो थीसिस सबमिट करवाने के लिए आपने थीसिस लिख ली और फिक्स डेट है कि उस डेट को मुझे जमा करवानी ही है, सबमिट करवानी ही है, तो आप क्या बोलते हैं उसके लिए, आई एम गोइंग टू सबमिट, आई एम गोइंग टू सबमिट माई थीसिस ऑन दिस डेट। तो वहां पर उस डेट के लिए आप आई एम गोइंग का प्रयोग करते हैं, आप अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स का। सो माय डियर, टू इंडिकेट डेफिनिट कंडीशन वी हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। वही नेक्स्ट वीक तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस वर्क के लिए आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, और ऑफिस वर्क के लिए अगर एक्टिविटी हो रही है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑफिस वर्क के लिए तो अगर कहीं जाना होता है, कहीं से आना होता है, कोई एक्टिविटी करनी होती है तो पहले से शेड्यूल्ड होता है पूरा। जैसे कोई भी संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके लिए हम बात करें तो जैसे अभी आईपीएससी ने आपका पूरा कैलेंडर जारी किया है कि आप इस वर्ष वो कौन कौन से एग्जाम्स किस डेट को करवाएगी, कौन से एग्जाम करवा सकती है। तो अब ये शेड्यूल्ड, उसने पूरा शेड्यूल एक डाला है ना, उसने पूरी एक प्लानिंग डाली है, वो बात अलग है लास्ट में चेंज कर दे वो, लेकिन अभी तो पूरी प्लानिंग शेड्यूल है। और किसी एग्जाम के लिए कह दे वो इस डेट को इस एग्जाम को करवाए,
जैसे उसने अभी कह दिया, जैसे हम किसी एक एग्जाम विशेष को ले ले, अभी तो सभी एग्जाम्स का उसने क्या कर दिया, कैलेंडर जारी कर दिया, तो ये शेड्यूल बन गया। तो अब तो इस कंडीशन में जब सभी एग्जाम्स का कैलेंडर है, उस कंडीशन में तो प्लान्ड है, ये पूरा शेड्यूल्ड है। लेकिन अब कभी इस किसी एग्जाम विशेष की ले लेते हैं, जैसे कि जिसमें ACF की एक एग्जाम है, उसके लिए कैलेंडर जारी किया है, जिसके लिए उन्होंने डेट दी है 20 सितंबर से और 27 सितंबर के लगभग कुछ ऐसी डेट दी है। ग्रेड फर्स्ट संस्कृत एजुकेशन वाला है, उसके लिए भी डेट दी है, कुछ अगस्त में ऐसी डेट दी है। तो अब चाहे वो ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम हो या ACF के एग्जाम हो, अब ACF की जैसे 20 से और 27 तक दी है, लेकिन अभी पूरा शेड्यूल ये नहीं डाला है कि 20 से शुरू होगी एग्जाम तो 20 को कौन सी होगी और 27 तक कौन कौन सी एग्जाम कब कैसे होंगी, लेकिन उसने डिसाइड कर दिया है। तो अगर केवल ACF के एग्जाम की बात हम करें तो उसने कहा है कि 20 से 27 होगी, लेकिन अब 20 से 27 में कौन कौन सी एग्जाम होंगी ये अभी क्या नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है। अब ये शेड्यूल्ड नहीं है तो इसके लिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि ये तो निश्चित हो गया कि इस डेट को एग्जाम होनी है। तो अब डिसाइड हो चुका है तो डेफिनेट एक्टिविटी, और डेफिनेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जब वो ACF की 20, 21, 22, 23 कौन कौन सी एग्जाम किस दिन होंगी, वो पूरा कैलेंडर जब जारी कर देगा तो वो प्लान्ड माना जाएगा। अब ओवरऑल एग्जाम्स की अगर बात करें तो ओवरऑल एग्जाम्स का तो पूरा कैलेंडर आ गया, तो ओवरऑल एग्जाम के मामले में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इंडिविजुअल एग्जाम के मामले में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो सेंटेंस कैसा पूछा जा रहा है आपसे, सेंटेंस कैसे परिवर्तित हो रहा है, सेंटेंस में कौन सा कंसेप्ट किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, कंसेप्ट वही बदल जाता है। क्लियर कंसेप्ट? सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब ओवरऑल एग्जाम्स का कैलेंडर आया तो वो शेड्यूल्ड हो गया कि इस टाइम पे तो ये एग्जाम होगी, इस टाइम पर ये होगी, इस टाइम पर ये होगी। तो अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से जब पूरे कंबाइंड के लिए हम एक साथ सभी एग्जाम्स का कैलेंडर की अगर हम बात करें तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल्ड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए शेड्यूल्ड का कंसेप्ट का हम यूज करते हैं अगर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? लेकिन अब पूरा जो शेड्यूल है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, लेकिन अब एग्जाम विशेष की अगर हम बात करें, अब जैसे वो यही कह देते कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम सितंबर में तो ACF की एग्जाम लेंगे, अगस्त में हम ग्रेड फर्स्ट की लेंगे, इस मंथ में हम ये एग्जाम लेंगे। अब मंथ तो बताया, लेकिन डेट विशेष मंथ में तो 30 डेज होते हैं, 30 डेज एवरेज एक अपन मानते हैं, आइडियल मानते हैं, वो 30 डेज का मानते हैं, 30 डेज होते हैं। तब वो क्या होता, शेड्यूल्ड नहीं होता अभी, क्योंकि उन्होंने मंथ बताया, शेड्यूल तो नहीं बताया अभी उन्होंने, पूरे मंथ में तो एग्जाम हो नहीं सकती। तो शेड्यूल्ड जब नहीं हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और शेड्यूल्ड हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपका रिफ्रेश भी हो जाएगा मूड, और ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मूवी तो आप देखते ही होंगे, अगर मूवी की बात करें तो मुझे याद है कि ये पूरा की पूरा कंसेप्ट शायद मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को सोच विचार के शायद वो मूवी बनाई होगी। हालांकि ये बात मजाक है, लेकिन एक डायरेक्टर है संजय लीला बंसाली, उन्होंने एक मूवी बनाई थी, काफी वर्ष पहले की बात है, शायद मेरे ख्याल से काफी हो गए, 2002 में आई थी मूवी, तो देवदास। अगर वो मूवी आपने देखी हो तो मैं एक एग्जांपल वहां से लेना चाहूंगा कि देवदास जो है, और उसमें कैरेक्टर जो रहता है, एक पार्वती रहता है, पारो नाम का कैरेक्टर रहता है। तो वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से जैसे कि दोस्त होते हैं, प्रेम करते हैं। तो पार्वती यानी पारो और उसकी माँ, जब हम फिल्म देखते हैं तो ये आइडिया लग जाता है वहां पर उनकी बातों से और इनसे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये कंसेप्ट रहता है कि भविष्य में पारो और देवदास की शादी होगी। दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। अब दोनों के दिमाग में एक कंसेप्ट रहता है कि पारो और देवदास की शादी होगी, लेकिन आप बताइए इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई निश्चितता, कोई प्लानिंग या ऐसा कोई कंसेप्ट था क्या? तो ऐसा तो कुछ नहीं था। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा? तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा इंडेफिनिट सिचुएशन, और इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आप शैल और विल का प्रयोग करेंगे किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब देवदास विदेश से पढ़ के आ जाता है, तब उस कंडीशन में तो पारो की मां जो होती है वो सगुन लेकर वहां पर जाती हैं, और सगुन लेकर जाती हैं तो सगुन की भी देवदास और पारो की शादी हो जाए, तो सगुन लेकर जब जाती हैं तो क्या सोच कर जाती हैं? अपने पति से कहकर भी जाते हैं कि नहीं मैंने निश्चित कर लिया। पति मना करता है, नहीं वो ऊंचे घर के आदमी, वो पैसे वाले हैं, क्यों वहां पर अपनी बेइज्जती करवाने जाती हो तुम? तो कहते नहीं नहीं मैंने तो विचार कर लिया है कि मैं सगुन लेके जाऊंगी। तो विचार कर लिया है, तो विचार हो गया, इसका मतलब
डिटर्मिनेशन, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है ये। और दृढ़ निश्चय करने की कंडीशन में शैल विल ही आएगा आने को तो, लेकिन किस रूप में? मॉडल के रूप में। याद कीजिए फिर उस सीन को जब देवदास की मां उनकी बेइज्जती कर देती है कि हमें नहीं करनी शादी, और वो थाली वगैरह कुछ फेंक देते हैं, वो सब अपनी जगह पर है। उसी टाइम पर पारो की मां एक वहां पर एक तरीके से कह सकते कसम लेके आती हैं कि अगर मैंने 7 दिन के अंदर अपनी पारो का विवाह तुमसे ऊंचे खानदान में नहीं कर दिया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। अब ये तो कह के तो आ गई, लेकिन अब निश्चित था क्या उस दिन जब उन्होंने कसम खाई थी, निश्चित था कि 7 दिन के अंदर शादी हो ही जाएगी? क्या पता मामला बदल जाता, 8वें दिन मातम ही मनाना पड़ जाता। लेकिन नहीं, उसने कसम खाई थी, और कसम खाई थी तो उसका निश्चित था कि 7 दिन के अंदर पूरा विचार कर लिया था उसने। ठीक है, तो ये क्या था? डिटर्मिनेशन है ये भी। तो ये भी उसने निश्चय किया है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, निश्चय तो किया था उसने। तो जब उसने मन में ये किया कि हाँ इससे देवदास से शादी करेंगे हम इसकी, इसलिए सगुन लेके जा रही हूं, वो भी डिटर्मिनेशन। और जब उसने कसम ली कि मैं 7 दिन के अंदर शादी तुमसे ऊंचे खानदान में कर दूंगी इसकी, तो वो भी डिटर्मिनेशन। लेकिन जब शादी तय हो गई और पारो की शादी के कार्ड छप गए होंगे, तो वो कौन सा कंसेप्ट हो गया? वो आपका हो गया पूरा डेफिनेट कंसेप्ट। तो उस कंडीशन में क्या आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर उस ऑब्वियसली शादी के कार्ड में फिर पूरा शेड्यूल होगा, किस दिन कौन सा फंक्शन होगा, किस दिन कौन सा फंक्शन होगा। तो उस कंडीशन में ये पूरा प्लान्ड कंसेप्ट कहलाता है, और उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और मैं समझता हूं इस प्रकार से आपका ये कंसेप्ट बिना किसी प्रॉब्लम के क्लियर आप कर लेंगे। जब भी आप इसमें कहीं कंफ्यूज हो, तो ये मैंने मूवी की बात आपको इसीलिए बताई कि मूवी वगैरह और ये ज्यादा याद रह जाती है आपको, नहीं तो इसीलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। ये थोड़ा सा हिंट है, बाकी तो ऐसे कोई बात नहीं है। आप इसको भी पढ़ेंगे तो आप इंटेलिजेंट है, सब अच्छे से याद कर ही लेंगे, इसको कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्लियर कंसेप्ट? तो यहां आकर आपका शैल और विल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद में शैल और विल के बाद में अगर हम बात करें तो हमारा अगला मॉडल हम डिस्कस करेंगे कौन सा? शुड। हालांकि ज्यादातर हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें शुड के काफी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम इसे पढ़ चुके हैं, एडवाइस के लिए हमने इसके एग्जांपल लिख लिए थे, सजेशन के लिए हमने इसके एग्जांपल लिख लिए थे। लेकिन फिर भी हम इसको और डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, ठीक है? तो और डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसको एक बार उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे कि जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर शुड के बाद में हम वुड को भी कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ कंफ्यूजेबल कंसेप्ट रह गए हैं, जैसे डेयर और नीड रह गए हैं, यूज्ड रह गया है, पास्ट हैबिट के लिए कंसेप्ट रह गए हैं, तो उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए शुड की अगर मैं बात करूं तो शुड के लिए पहला कंसेप्ट तो बिना पूछे आपको ये जान लेना है कि इसका प्रयोग जो किया जाता है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? कॉन्सेप्ट्स ऑफ शैल इन पास्ट। कॉन्सेप्ट्स ऑफ शैल इन पास्ट, तो शैल के कॉन्सेप्ट्स को अगर पास्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। अब शैल के कॉन्सेप्ट्स कौन से? अभी हमने पढ़े थे, डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है, वार्निंग है, इन सब के लिए पढ़ा था, तो उनको रिप्रेजेंट कर देगा कौन? शुड रिप्रेजेंट कर देगा। दूसरा आपने इसको पढ़ ही लिया था, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब मॉरल ऑब्लिगेशन कौन सा? विदाउट रिटर्न वाला, यही पढ़ा था, जिसमें रिटर्न का कोई केस ना हो। तीसरा कंसेप्ट एडवाइस, एडवाइस के लिए। चौथा कॉन्सेप्ट सजेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग होता है? सजेशन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। पांचवा इसका प्रयोग होता है विद, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, विद लेस्ट। लीस्ट नहीं है ये, लेस्ट है। लीस्ट तो लिटिल की सुपरलेटिव फॉर्म होती है, LEAST, ये लेस्ट है। तो लेस्ट के साथ आप सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? शुड का ही प्रयोग करेंगे, और किसी मॉडल का प्रयोग आप नहीं कर सकते। एडवाइस और सजेशन में हम डिफरेंस कर ही चुके हैं। जिस एक्टिविटी में स्पीकर इन्वॉल्व ना हो वो एडवाइस कहलाती है,
जिसमें स्पीकर इन्वॉल्व हो वो सजेशन कहलाता है। इसी प्रकार से स्पीकर मॉरल ऑब्लिगेशन में भी इन्वॉल्व होगा। तो फिर मॉरल ऑब्लिगेशन और सजेशन में क्या डिफरेंस है? तो मॉरल ऑब्लिगेशन में स्पीकर के इन्वॉल्व होने के साथ साथ में एक मॉरलिटी वाला कंसेप्ट भी मिलेगा, जबकि सजेशन में मॉरलिटी नहीं मिलेगा, केवल स्पीकर इन्वॉल्व होगा, यानी वह सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग किया जाएगा। अब कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम लिखें कि तो वी शुड हेल्प द पुअर, एडवाइस में स्पीकर इन्वॉल्व नहीं करना है, बाकी किसी को भी इन्वॉल्व कर लीजिए भले ही आप। तो आगे यहां पर जैसे यू ये लिसनर है, स्पीकर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? एडवाइस का। सजेशन में इसी सेंटेंस को एज इट इज लिख दीजिए वी लगाकर। अब वी के होने से क्या हो जाएगा? स्पीकर इन्वॉल्व हो जाएगा, और स्पीकर के इन्वॉल्व होने से ये सेंटेंस किसका बन जाएगा? सजेशन का बन जाएगा। तो वी शुड कंप्लीट, अब यहां पर एडजेक्टिव भी बदलेगा। ऐसे नहीं कि एज इट इज लिखने के लिए मैंने कह दिया तो आप इधर योर को योर ही लिख दें। सब्जेक्ट अगर बदला है वी, तो वी से संबंधित फॉर्म ही आएगी। यहां यू आ रहा है तो यू की फॉर्म आ गई, यहां वी आएगा तो वी की फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस हो जाएगा आर वर्क ऑन टाइम। अब बात आती है लेस्ट की। पहली बात तो ये समझो लेस्ट है क्या। तो लेस्ट का अर्थ निकलता है हिंदी में कहीं ऐसा ना हो कि, क्या निकलता है? कहीं ऐसा ना हो कि, ये इसका अर्थ निकलता है हिंदी में। तो आप ध्यान रखिएगा, लेस्ट का प्रयोग जब भी आप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल आएगा। कौन सा? शुड। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, वॉक केयरफुली लेस्ट यू वुड फॉल। ये एग्जाम्पल आपको लिख कर दिया गया और पूछा गया बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। तो आप सेंटेंस पढ़िए, और सेंटेंस में आपको दे रखा है क्या? लेस्ट दे रखा है। और लेस्ट के लिए हमने कहा लेस्ट जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल लगेगा, और वो मॉडल है कौन सा? शुड। तो माय डियर यहां वुड गलत है, इसके स्थान पर हमें लिखना होगा क्या? शुड का प्रयोग करना होगा। इसका अर्थ निकलता है सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो माय डियर लेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉडल चलेगा? शुड चलेगा। ये विशेष याद रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है। क्लियर? शुड यहां कंप्लीट हुआ। शुड के बाद में अब वुड का कंसेप्ट आएगा। तो वुड में ऐसा ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, इतना बड़ा कंसेप्ट की कोई विशेष ही हो, क्योंकि वुड के कंसेप्ट हम ज्यादातर तो पढ़ ही चुके हैं। तो विल को विल के कंसेप्ट जो हैं उन्हें पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए वुड आएगा। साथ में अगर आपको ध्यान हो तो वुड का प्रयोग हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हमने पोलाइट रिक्वेस्ट में इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट किया था। पोलाइट रिक्वेस्ट में फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट को तो कुड रिप्रेजेंट करता है, इनफॉर्मल को वुड रिप्रेजेंट करता है। साथ में वुड एक कंडीशन और बताता है, वो है पास्ट हैबिट। ठीक है, तो इन कंसेप्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके साथ में आपने देखा होगा कि पास्ट हैबिट को यूज्ड भी रिप्रेजेंट करता है, वो भी हमें डिस्कस करना है। फिर डेयर और नीड का कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर मस्ट को हम एक बार लिखेंगे, तो मस्ट के अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट्स कंप्लीट करते हुए अपना मॉडल टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज जो कंसेप्ट हुए, इससे पहले जो कंसेप्ट हुआ था उस पर विशेष ध्यान देना है, और उसको बार बार रिवाइज करना है, जब तक कि आप खुद उसको इस तरीके से मतलब एबल ना हो जाएं कि आप खुद उसे किसी को पढ़ा सकें। तो जब आप अपने आप को ऐसे समझ लें कि हाँ इस टॉपिक को हम अब किसी को पढ़ा सकते हैं, तो तुरंत समझ जाइएगा कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो डिटर्मिनेशन कब पता लगता है, डेफिनेट कंडीशन कब पता लगती है, इंडेफिनेट कब पता लगती है, और प्लान्ड एक्टिविटी कब पता लगती है, वो याद करते हुए इसे आपको कंप्लीट करना है। लेस्ट का मतलब क्या है, एडवाइस सजेशन में क्या डिफरेंस है, और सजेशन और मॉरल ऑब्लिगेशन में क्या डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और इन्हें कंप्लीट करते हुए आप अपने मॉडल को रिवाइज करते रहिए। इससे अगले कंसेप्ट में आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।